गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे आरोह में पद्य खंड, पेज नंबर 128। ये कविता है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कविता का शीर्षक है वे आँखें। कवि परिचय। पल्लव की भूमिका, ये इनकी जो रचना है पल्लव, उसमें जो परिचय दिया जाता है उसमें उनके लिए कहा गया है कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों, सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। इसका तात्पर्य है कि कविता के लिए चित्र भाषा माने जब कभी कविता करें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी भाषा शैली हो उसमें कि सामने देखने सुनने पढ़ने वाला उसे पूर्णतया महसूस कर पाए। और उसके शब्द सस्वर होने चाहिए माने पढ़ने में उसमें लय भी होना चाहिए और उनके अर्थ भी इस प्रकार होने चाहिए कि लगे ये शब्द बोल रहे हैं माने हमें स्पष्ट कर रहे हैं। सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा, जैसे फल को काटने से, सेब को काटने से उसका रस बाहर तक टपक जाता है और देखने से ही उसकी लालिमा माने उसका जो रंग दिखता है वह विशिष्ट लगता है। तो वैसे ही कविता को पढ़ते ही हमें उसका पूर्णतया आभास हो जाए, ऐसे शब्दों और शैली का प्रयोग हो। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये जो चित्र दिख रहा है वे कवि, इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। जन्म सन 1900 में कोसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1977 यानी 1977 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन आदि। इन्हें पुरस्कार सम्मान जो मिला था, जैसे इसमें हेडिंग दिया है वैसे ही जीवन परिचय लिखते समय आपको लिखना है। सम्मान इनको है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्हें ये विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार और है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ था। अपने युग के माने छायावादी युग के, छायावाद का तात्पर्य होता है प्रकृति की जड़ वस्तुओं को, जैसे नदियाँ, पर्वत, फूल आदि को मनुष्य की भावनाओं के रूप में चित्रित करना। यहाँ तक में हुआ जीवन परिचय। अब है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं में पहला, छायावाद के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ, इसमें स्तंभ बस लिखा है माने जिनके द्वारा ये छायावाद को स्थापित किया गया है, माने जिन्हें मुख्य माना जाता है। आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। कहने का तात्पर्य है प्रकृति का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं मानो किसी चीज को देखकर चित्र बना रहे हों। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। ये हुई एक साहित्यिक विशेषता। दूसरी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से लेकर इलाहाबाद में हुई थी, माने उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करने लगे। ये हो गई दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। इसके नीचे लाइन से लिखेंगे, शुरुआती दौर में
छायावादी कविताएं लिखी। पल पल प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने परिवर्तित होते प्रकृति के रूप का चित्रण किया है कि बादल छाए हैं, बारिश हो रही है उसका। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। ये हो गई दूसरी विशेषता। इसके साथ ही अरविंद के छायावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। कौन सी पत्रिका का? रूपाभ, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। उसके नीचे से लिखेंगे, पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी थी। भाषा में अभिव्यक्ति उसे स्वयं चित्र भाषा माने बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। यहाँ तक है तीसरी विशेषता। अब आ जाएंगे कविता में ये कहलाता है केंद्रीय भाव, जो यहाँ से नीचे तक दिया है। प्रस्तुत कविता वे आंखें, यानी वे आंखें इस कविता का शीर्षक है। पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। कहने का तात्पर्य है जिस समय देश में विकास चल रहा था, साहित्य लेखन में भी लोगों को समाज में पढ़कर आगे से आगे लाने के लिए जिस विकास का, प्रगतिशील दौर का उन्होंने साहित्य में स्थापना की, उसमें से एक कविता है ये। उसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। विरोधाभासी मतलब जो एक बात को कहें और उसके अपोजिट में माने विरोध में, कि जो कहा जा रहा है उसका क्या क्या निगेटिव माने निषेधात्मक पॉइंट है। युग युग से शोषण के शिकार किसान, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और प्राचीन समय में भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनका जीवन किस प्रकार होता था? शोषण के वे शिकार होते थे। जो पूंजीपति होते थे वो उनका शिकार करते थे और उनका किस प्रकार से उनका मन दुखी रहता था। तो किसान का जीवन कवि को आहत करता है, से तात्पर्य है वे बहुत ही दुखी होते हैं किसान की इन दशाओं को देखकर। युग युग के शोषण से दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में, स्वाधीन से तात्पर्य हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के पास भारत के विकास के लिए भरपूर प्रयास किया गया। उसमें भी किसानों की स्थिति क्या है? भारत में किसानों को केंद्र रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि भारत में सबसे मुख्य साधन है आजीविका का कृषि। यह कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे, माने खेती जिसके पास थी पर वो कर नहीं पाता था, क्या कारण था? इन चीजों को उन्होंने फंसे हुए किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है, माने वास्तविक दशा उसकी क्या होती थी उस समय किसानों की, उसका वर्णन है। स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना से तात्पर्य है समाज पहले वर्गों में बटा होता था कि सबसे उच्च वर्ग, उससे निम्न वर्ग, उससे निम्न और सबसे निम्न। तो इन वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करता है, से तात्पर्य है सच्चाई सामने लाती है कि पूंजीपति आदमी जिसके पास करोड़ों होता है वे और किस प्रकार से नीचे के स्तर के लोगों को शोषण करते हैं। अब आ जाएंगे पेज नंबर 133।
इसमें देखेंगे शब्दार्थ हैं। सरीखी माने हैं समान, दारुण माने हैं घोर, निर्दय, कठोर। चितवन माने हैं दृष्टि, बेदखल माने हिस्सेदारी से अलग करना। कारकुन जमींदारों के कारिंदे माने जमींदार के लिए जो काम करते हैं ऐसे कर्मचारी। कुर्क माने होता है नीलामी, किसी की संपत्ति या किसी भी चीज को किसी कारण से नीलाम करना, माने उसकी बोली लगाई जाती है और जितने में वह जाता है उसको दे दिया जाता है। बरघों माने बैलों, घरनी माने घर वाली। इसके अलावा इस कविता में और बहुत से शब्द हैं। कविता का शीर्षक है वे आंखें। काव्य पाठ में जो भी बातें कही जाती हैं, माने काव्य भी शब्द ही हैं, ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन ये लय पूर्वक है और भावनाओं की प्रधानता होती है। उसी प्रकार ये कविता है वे आंखें। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य की आंखें हैं उससे उसकी दशाएं स्पष्ट होती हैं। जब कभी किसी को बहुत ज्यादा दुखी देखते हैं, आंखें नम होती है, तो ऐसा लगता है ये दुखी है। आंखों की चंचलता से पता चलता है कि उसके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, आज कुछ खुश हैं। या बातचीत से जो आंखों के इशारे होते हैं उससे ये पता चलता है कि ये आज कुछ इस प्रकार का काम करने वाला है। इस प्रकार से कवि के अनुसार आंखें मनुष्य की भावनाओं का केंद्र है। प्रस्तुत पाठ में जो आंखों का वर्णन है, माने जो आंख बताया गया है, वह है एक किसान की आंख। किसकी आंख है? किसान की। अब किसान है तो उसकी वास्तविक दशा का उसमें वर्णन है। इसमें कविता है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। इसमें बहुत से शब्दार्थ हैं, ध्यान से देखेंगे। अंधकार माने अंधेरा, जहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। गुहा माने गुफा, सरीखी माने के समान। और दारुण माने शब्दार्थ में देखे क्या है? दैन्य माने दयनीय, जिसकी स्थिति दयनीय हो। नीरव माने होता है बिना आवाज के, रव माने होता है आवाज करना, नीरव माने होता है बिना आवाज के शांत। रोदन माने है रोना। स्वाधीन से तात्पर्य है स्वतंत्र भारत का किसान की। जब तक गुलाम थे तब तक ऐसा लगता था कि कब स्वाधीनता हो, कब स्वाधीनता हो, और स्वतंत्र भारत में किसान। अभिमान माने घमंड, भरा माने दिखाई पड़ता। मझधार से तात्पर्य है असमंजस की स्थिति, न जाने कब क्या हो। संसार माने यह विश्व। कगार माने होता है किनारा। सदृश माने के समान। बह खिसका से तात्पर्य है वहां से बहकर आगे तक चले जाना। इस प्रकार अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि सुमित्रानंदन पंत जी प्रस्तुत कविता में भारतीय किसान की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं, दयनीय स्थिति का चित्रण करते हैं। कवि के अनुसार ये किसान की आंखें हैं, जिसमें अंधकार बिल्कुल अंधेरी गुफा के समान दूर दूर तक अंधकार है। ये किसान की आंखें हैं जिसमें दूर तक निराशा रूपी अंधकार है, इसलिए इन आंखों में देखने से डर लगता है। माने ये आंखें बिल्कुल हताश निराश हो चुकी हैं। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, बिना आवाज के शांत रोने के
दुख इन आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कवि कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, स्वतंत्र भारत का यह किसान है, अभिमान भरा आंखों में इसका। कौन सा अभिमान? धरती पुत्र कहा जाता है किसान को, जो अन्न उगाते हैं, अन्न उगाकर समाज का पेट भरते हैं। धरती पुत्र होने का जो अभिमान किसान की इन आंखों में रहता, उसके जगह पर छोड़ उसे मझधार आज, ना इधर ना उधर की क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में संसार कगार सदृश बह खिसका। ऐसा लगता है कि संसार में जिस प्रकार नदी में किनारे वृक्ष होता है, तेज बहाव के साथ वह बहता है। न जाने कौन से सामाजिक स्थिति के कारण उसकी आज यह दशा है।